नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद श्रेया चैनल पर आज के इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, मानव तंत्र का तंत्र यानी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ बायोलॉजी के अंगों के नाम रटना नहीं है। हम असल में ये समझेंगे कि शरीर का ये जो सुपर कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है और परीक्षाओं में इसे किस तरह से पूछा जाता है। तो सर, आज इस चर्चा से सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे, मतलब एकदम शीशे की तरह साफ। हाँ, एकदम। हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप गहराई से डिकोड करेंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के इस सुपर कंप्यूटर से। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसके अनुसार ये पूरा सिस्टम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है, सीएनएस और पीएनएस। जी, जो सीएनएस है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र असल में शरीर का मुख्य समन्वय या कोऑर्डिनेशन केंद्र है। ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, मतलब पलक झपकते ही प्रतिक्रिया हो सके, इतना तेज। तो क्या इसका मतलब हम इसे एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की तरह समझ सकते हैं, जो तुरंत डेटा भेजता और रिसीव करता है? हाँ, ये एनालॉजी एकदम सही है। जो सीएनएस है, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, वो सेंट्रल सर्वर की तरह है। वो जानकारी को प्रोसेस करता है। और जो पीएनएस है, वो उन तारों का जाल है जो उस जानकारी को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। पीएनएस असल में एक ब्रिज या पुल की तरह काम करता है। छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि अगर ये पीएनएस नहीं होगा तो मस्तिष्क शरीर के अंदर और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। मतलब फिर सर्वर किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि तारें ही कट गईं। एकदम सही। अब इस नेटवर्क के मास्टर प्लान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो जो पीएनएस है उसके भी आगे दो हिस्से बताए गए हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। बिल्कुल। सीएनएस तो हड्डियों के कवच में सुरक्षित है, पर पीएनएस उन नसों से बना है जो बाहर शरीर में फैलती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो ऐच्छिक कार्यों को संभालता है और ऑटोनॉमिक वो है जो अनैच्छिक कार्यों के लिए होता है। अच्छा, मतलब अगर कोई टाइपिंग कर रहा है तो वो सोमैटिक है और जो पेट में खाना पच रहा है वो ऑटोनॉमिक है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जहां परीक्षा में अक्सर सवाल फंसाते हैं। वो क्या है? ये न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज के समूह से जुड़ा है। अगर सेल बॉडीज का समूह सीएनएस के अंदर है तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं, लेकिन अगर वही समूह पीएनएस के अंदर है तो उसे गैंग्लिया कहा जाता है। अरे वाह! हाँ, परीक्षा के लिए इसे रटना बहुत जरूरी है। चीज एक ही है, बस लोकेशन बदलने से नाम बदल गया। मतलब ये वैज्ञानिकों का एक तरह का लोकेशन टैग हो गया। अब क्योंकि सीएनएस इतना महत्वपूर्ण है, हमारा मुख्य सर्वर है, तो प्रकृति ने इसे बहुत सुरक्षा दी होगी। बिल्कुल दी है। हमारा मस्तिष्क बहुत कोमल है, अगर ये सीधा हड्डी से टकराएगा तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए यह कपाल के अंदर 3 विशेष झिल्लियों में सुरक्षित रहता है। इन्हें क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। 3 झिल्लियां। हाँ, सबसे बाहरी परत ड्यूरामीटर होती है जो काफी सख्त होती है। फिर बीच की परत आती है एरेक्नॉइड, जो मकड़ी के जाले जैसी बहुत पतली होती है। और सबसे अंदर की परत पियामीटर कहलाती है, जो अत्यंत संवहनी होती है। तो क्या ये किसी नाजुक सामान की ट्रिपल लेयर पैकेजिंग जैसा है? हाँ, बिल्कुल एकदम उसी तरह काम करता है। और इसे याद रखने का स्रोत में एक बहुत अच्छा तरीका दिया है। बाहर से अंदर का क्रम याद रखने के लिए DAP या डैप याद रखें। ये सही ट्रिक है। डी से ड्यूरा, ए से अरेक्नॉइड, पी से पिया। और एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि केवल पिया मैटर ही मस्तिष्क के ऊतकों के एकदम सीधे संपर्क में होती है। इस सुरक्षा कवच को पार करने के बाद अब मस्तिष्क के सबसे बड़े और सोचने वाले हिस्से पर चलते हैं, अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। हाँ, अग्र मस्तिष्क के कई हिस्से होते हैं। इसमें सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है। ये एक गहरी दरार से 2 हिस्सों में बटा होता है और ये दोनों हिस्से आपस में तारों के एक पुल से जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। ओहो! और हाँ, सेरेब्रम के बाहर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है जिसे ग्रे मैटर कहते हैं। इसी ग्रे मैटर में कुछ खास क्षेत्र होते हैं जिन्हें एसोसिएशन एरियाज कहा जाता है। मुझे यहाँ एक डाउट है। अगर ये एसोसिएशन एरियाज ना तो संवेदी हैं, यानी जानकारी लानी रहे, और ना ही प्रेरक हैं,
यानी कोई आदेश भी नहीं दे रहे, तो ये करते क्या है? यही तो इस पूरे सिस्टम का जादू है। ये क्षेत्र हमारी सबसे जटिल प्रक्रियाओं को संभालते हैं, जैसे हमारी याददाश्त, हमारा संचार या कम्युनिकेशन। सरल शब्दों में कहें तो जो हम चीजों को समझकर लॉजिक लगाते हैं, वो काम यही होता है। अच्छा, मतलब डेटा का विश्लेषण यही होता है। बिल्कुल। और यहाँ एक नीट का वन लाइनर एग्जाम अलर्ट भी है। कॉर्पस कैलोसम पूरी तरह से केवल स्तनधारियों यानी मैमल्स की विशेषता है, और एसोसिएशन एरियाज न तो पूरी तरह संवेदी होते हैं, न ही मोटर। ये तो सोचने, समझने और लॉजिक की बात हो गई, लेकिन इंसान सिर्फ लॉजिक पर तो नहीं चलता ना। हमारी भावनाएं कहाँ से आती हैं? खुशी, डर, गुस्सा, इसके लिए मस्तिष्क के थोड़ा और अंदर चलते हैं। हाँ, भावनाओं का केंद्र लिम्बिक सिस्टम है। इसमें एमिग्डाला, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस जैसे हिस्से शामिल होते हैं। ये सब मिलकर हमारी भावनाओं और यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और मध्यम मस्तिष्क भी तो कुछ काम करता है। जी, मध्य मस्तिष्क में एक नली होती है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और इसके पीछे की तरफ 4 छोटे उभार होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये उभार हमारे देखने और सुनने के रिफ्लेक्स को संभालते हैं। रिफ्लेक्स मतलब जैसे अचानक कोई तेज आवाज सुनकर कोई इंसान एकदम चौंक जाता है, वो इसी का काम है। सरल शब्दों में हाँ, बिल्कुल वही काम है, बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करना। और एग्जाम के लिए याद रहे कि लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। ये हमारी सभी मूल प्रवृत्तियों को जन्म देता है। भावनाओं और रिफ्लेक्स के नियंत्रण के बाद अब समझते हैं कि शरीर के वो काम कैसे कंट्रोल होते हैं जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, मतलब जीवन रक्षक कार्य। इसके लिए पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन होता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला, अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहते हैं, ये शरीर का संतुलन बनाता है। दूसरा, पॉन्स है, जहां सांसों को कंट्रोल करने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हृदय गति, श्वास और जठर स्राव को संभालता है। अच्छा, एक सवाल है, जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो वो जो लड़खड़ाने लगता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो किस हिस्से के कारण होता है? वो सीधा सेरेब्रम के कारण होता है। शराब का सीधा असर सेरेब्रम पर पड़ता है और इसीलिए इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है। ओहो, अब समझ आया। और एक बहुत जरूरी बात, मेडुला में चोट लगने से तुरंत मौत हो सकती है। ये बहुत खतरनाक या फेटल इंजरी होती है, क्योंकि ये जीवन के आधारभूत अनैच्छिक कार्यों को कंट्रोल करता है। बाप रे, ये तो बहुत ही नाजुक हिस्सा है। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स गहराई से समझ आ रहे हैं तो चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और वीडियो को लाइक भी करें। बिल्कुल, यहाँ एक्सप्लेनेशन सच में एकदम क्लियर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सारे अंगों के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये अंग आपस में बात कैसे करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल दौड़ता कैसे है? इस सिग्नल को तंत्रिका आवेग या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को हम 4 आसान चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले आती है विश्राम अवस्था, मतलब जब न्यूरॉन शांत है। हाँ, इस समय न्यूरॉन के अंदर का चार्ज ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है, और इस समय झिल्ली केवल पोटेशियम आयनों के लिए पारगम्य होती है। फिर दूसरा चरण आता है उद्दीपन। उद्दीपन यानी स्टिमुलस? बिल्कुल, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, झिल्ली पर सोडियम चैनल अचानक खुल जाते हैं। इससे बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाता है, और ये है हमारा तीसरा चरण, एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, तो सोडियम के अंदर आने से चार्ज बदल जाता है? हाँ, चार्ज अब धनात्मक या पॉजिटिव हो जाता है, और यही बदलाव एक लहर की तरह आगे बढ़ता है, जिसे धारा प्रवाह कहते हैं। क्या ये किसी बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के अचानक उलट जाने जैसा है? बिल्कुल, एकदम सटीक उदाहरण, बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ कॉमन ट्रैप होता है परीक्षाओं में। विश्राम अवस्था में झिल्ली पोटेशियम के लिए पारगम्य होती है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल के दौरान अचानक सोडियम के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है। एक न्यूरॉन के अंदर तो ये बिजली दौड़ गई, लेकिन 2 न्यूरॉन्स तो आपस में जुड़े नहीं होते ना? उनके बीच की खाई को ये सिग्नल कैसे पार करता है? उस खाई को सिनेप्स कहते हैं। जब ये बिजली की लहर एक्सॉन के आखिरी सिरे पर पहुंचती है, तो वहां कुछ पुटिकाएं या वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स मतलब छोटी थैलियां? हाँ, बिजली पहुंचते ही ये थैलियां फट जाती हैं और एक रसायन बाहर निकलता है, जैसे असेटाइल कोलिन। ये रसायन उस खाली गैप में बहता है और अगले न्यूरॉन से जुड़कर नया सिग्नल शुरू कर देता है। क्या बात है! बिजली से रसायन और रसायन से फिर बिजली। पर सर, क्या ये सिग्नल कभी उल्टी दिशा में वापस जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत कड़ा नियम है इस सिस्टम का। सिग्नल की दिशा हमेशा एक तरफा होती है।
एक्सॉन टर्मिनल से सिनेप्टिक क्लेफ्ट और फिर डेंड्राइट। ये कभी उल्टी दिशा में नहीं बहता। ये तो प्रकृति का एकदम वन वे ट्रैफिक सिस्टम है। अब तंत्र को बाहरी दुनिया की जानकारी देने वाले सेंसर्स की बात करते हैं। शुरुआत आंखों से करते हैं। बिल्कुल। मानव नेत्र की 3 परतें या दीवारें होती हैं। सबसे बाहरी परत स्क्लेरा है, जिसका पारदर्शी हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। ये आकार बनाए रखता है और प्रकाश को अंदर मोड़ता है। मध्य परत कौन सी है? मध्य परत है कोरोइड, जो नीली दिखती है और रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। और सबसे आंतरिक परत रेटिना है, जहां असल में छवि या इमेज बनती है। कॉर्निया को लेकर मुझे एक शंका है। जब किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है तो शरीर उसे रिजेक्ट क्यों नहीं करता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। कॉर्निया आंख का वो हिस्सा है जिसे प्रत्यारोपण में शरीर अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसमें रक्त की आपूर्ति होती ही नहीं है। ओहो, मतलब जब खून ही नहीं जाएगा तो शरीर के इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा। एकदम सही। अब जरा रेटिना के अंदर चलते हैं, जहां असल में रोशनी पकड़ी जाती है। वहां पर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ना, शलाका और शंकु यानी रॉड्स और कोन्स। हाँ, इन दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर है। रॉड्स मंद प्रकाश या रात में देखने के लिए होते हैं, पर ये रंग नहीं पहचान सकते, जबकि कोन्स दिन की तेज रोशनी और रंग पहचानने के लिए काम आते हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति रात में ठीक से नहीं देख पाता तो क्या समस्या है? मतलब उसके रॉड्स खराब है? हाँ, रॉड्स में मौजूद एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जो विटामिन ए से बना होता है। इसलिए विटामिन ए की कमी से रॉड्स ठीक से काम नहीं करते और इंसान को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो गाजर खाने वाली बात एकदम सच है। और रेटिना पर कुछ विशेष जगहें भी तो होती हैं जहां विजन का फोकस अलग होता है। बिल्कुल, 2 बहुत खास जगहें हैं। एक है ब्लाइंड स्पॉट, जहां कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता। मतलब ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज बिल्कुल नहीं बनती। सही कहा। वहां इंसान पूरी तरह अंधा होता है, पर दिमाग उस खाली जगह को भर देता है। और इसके ठीक उलट एक जगह होती है फोविया। ये रेटिना का वो केंद्र है जहां दृष्टि सबसे स्पष्ट होती है। फोविया में ऐसा क्या खास है? एग्जाम अलर्ट बता रहा हूं, ध्यान दें। फोविया में रॉड्स बिल्कुल नहीं पाए जाते, यहाँ केवल कोन्स होते हैं। इसीलिए ये सबसे हाई रेजोल्यूशन विजन का केंद्र है। वाह, आंखों के बाद अब समझते हैं ध्वनि के सफर को। हवा की कंपन को कान कैसे प्रोसेस करते हैं? जब ध्वनि आती है तो बाहरी कान या पिन्ना उसे इकट्ठा करके मध्य कान तक भेजता है। मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। और ये हड्डियां करती क्या है? ये ध्वनि तरंगों की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। एक तरह का एम्पलीफायर है। इसके अलावा कान में एक यूस्टेशन ट्यूब भी होती है, जो कान के दोनों तरफ हवा का दबाव बराबर करती है। क्या इन हड्डियों के क्रम को याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। बाहर से अंदर की ओर हड्डियों का क्रम है MIS, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। और याद रहे, स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। MIS बहुत आसान है। पर सर, क्या आपको पता है कि कान का काम सिर्फ सुनना नहीं है? हाँ बिल्कुल, और ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। आंतरिक कान में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। यहाँ क्रिस्टा और मैक्युला नाम के विशेष ग्राही या रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? जब इंसान अपना सिर घुमाता है तो ये मस्तिष्क को शरीर के संतुलन का सिग्नल भेजते हैं। अरे वाह, मतलब जब हम गोल गोल घूमने के बाद रुकते हैं और जो चक्कर आता है वो कान के अंदर के उसी लिक्विड के हिलने से होता है। बिल्कुल, क्रिस्टा और मैक्युला शरीर के संतुलन और मुद्रा के लिए जिम्मेदार हैं। इनका सुनने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो गजब का सिस्टम है। अब अंत में आइए उस मास्टरमाइंड से मिलते हैं जो इस पूरे तंत्र को शरीर के रसायनों से यानी हार्मोन से जोड़ता है। वो मास्टरमाइंड है हाइपोथैलेमस। ये तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का मिलन स्थल है। ये शरीर का तापमान, भूख और प्यास नियंत्रित करता है। यहाँ मुझे एक डाउट है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं तो फिर हाइपोथैलेमस का रुतबा क्या है? ये तो टॉपर टिप है। पिट्यूटरी ग्रंथि बेशक मास्टर ग्लैंड है, लेकिन हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ओहो, हाँ, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही वो बॉस है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। क्या बात है, आज तो सच में सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो गए। तो अगर हम एक तेज रिकैप करें तो आज हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का नेटवर्क देखा, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है वो समझा, आंख और कान की गजब की कार्यप्रणाली देखी और हाइपोथैलेमस का ग्रैंड कंट्रोल भी समझा। हमने शरीर के इस सुपर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बहुत करीब से देखा है। बिल्कुल।
लेकिन दोस्तों, चलते चलते श्रोताओं के मन में एक विचारणीय प्रश्न आ सकता है जिसे मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? अगर हमारी हर भावना, हमारी खुशी, दुख और हमारे सबसे गहरे विचार सिर्फ कुछ रसायनों और बिजली के सिग्नल्स यानी एक्शन पोटेंशियल का खेल है, तो जिसे हम अपनी चेतना या आत्मा कहते हैं, उसका इस सुपर कंप्यूटर में असली ठिकाना कहाँ है? क्या वो बस इन्हीं सिग्नल्स की एक गूंज है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सच में ये विज्ञान का सबसे गहरा और अनसुलझा सवाल है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और स्टडी विद श्रेया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।